बारिश हो रही है, नहीं ठीक नहीं है। अच्छा, मेरे को लगा कह रही सर बारिश हो रही है, मैं बारिश देखने के लिए जा रही हूँ। यहाँ नहीं हो रही यार बारिश, यहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही यार। कौन से एरिया में है तेरा घर? शादरा। अच्छा, शादरा में बारिश हो रही है अभी? यहाँ तो ठीक ठाक है, यहाँ तो बिल्कुल मौसम साफ है। वैसे अच्छा चल रहा है आजकल तो मौसम यार, मतलब पूरे पूरे दिन बारिश होती रहती है। हाँ, थोड़ी 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 करके अच्छा अच्छा मौसम सा है। हाँ जी, शगुन बेटा आप अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज, हम लोग शुरू करते हैं फिर। ओके, सो गाइज एक चीज़ हमारी अभी तक डिस्कशन में नहीं आई, वो है कि सीबीएसई की तरफ से टर्म वन टर्म टू करके कुछ सिलेबस आया है, राइट? तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। एनीबडी हु हैज़ एनी आइडिया अबाउट इट? लेट्स सी, किसी को कुछ पता है तो बताओ भाई, फिर हम, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। हाँ जी, किसी को कुछ पता है क्या है वो टर्म वन टर्म टू क्या आया है? स्कूल में कोई डिस्कशन हुआ हो इस बारे में? हाँ ईशा बताओ बेटा। हाँ सर, एक पेपर होगा टर्म वन, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और टर्म टू जो मार्च अप्रैल में होगा वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। तेरे गले को क्या हो गया? तूने जरूर पकोड़े खाए होंगे अभी। हाँ, बारिश हो रही है, तू पकोड़े खा नहीं रही है, मैं सर। बताया चल रहा है मुझे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोला ईशा ने। गाइस सब लोग ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, वैसे तो ये चीज़ पहले इन्होंने अनाउंस करी थी सीबीएसई वालों ने फॉर 10th एंड 12th बोर्ड्स, कि इस बार बोर्ड एक नहीं होगा, बोर्ड्स के दो पेपर होंगे। जो कि एक तरह से क्या हो गया कि डिवाइड हो गए इनटू टू पार्ट्स। जो हम बोर्ड का पेपर एक साल के एंड में होता था मार्च में, इस साल उन्होंने प्रपोज किया था कि हम दो लेंगे। एक लेंगे नवंबर दिसंबर में, यानी नवंबर दिसंबर में ही कोई से एक महीने में, या इसी नवंबर के एंड से दिसंबर की स्टार्टिंग तक ऐसा कुछ डेट शीट होती, मतलब विद इन दीज 2 मंथ्स, नवंबर दिसंबर। तो एक टर्म होगा तब, और दूसरा टर्म होगा फाइनल जो आपका मार्च में होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली होते थे वैसे ही उसी टाइम पे। तो अब हुआ क्या कि वो दो इसलिए रखे इन्होंने क्योंकि कोविड के चक्कर में कोई भरोसा नहीं, अभी तो सिचुएशन ठीक हो, मार्च तक आते आते दोबारा से सिचुएशन खराब हो जाए। और आप लोगों को पता ही है थर्ड वेव की बात चली रही है कि थर्ड वेव आनी शुरू हो गई है, थोड़ा सा केसेस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, है ना? तो कोई भरोसा नहीं है कि अगले 3-4 महीने में सिचुएशन अच्छी होगी या खराब हो जाएगी, एकदम से कुछ नहीं पता। तो हो सकता है, पता चला कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मार्च तक आते आते सिचुएशन खराब हो गई और मार्च में आपके एग्जाम नहीं ले पाए। तो इसीलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लास्ट ईयर से लर्निंग लेते हुए सीबीएसई ने क्या प्लान बनाया कि क्यों ना हम पेपर दो टर्म में ले लें, यानी दो पार्ट्स में ले लें। ठीक है, तो पेपर आपका 80 मार्क्स का होता था, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था, उसके अलावा 80 मार्क्स का पेपर होता था ना। तो 80 मार्क्स का पेपर एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया बेटा। 40-40 मार्क्स का टर्म वन 40 मार्क्स, टर्म टू 40 मार्क्स, बाकी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल वो अभी भी रहेगा जैसे पहले था आपका। ठीक है, ये मैं पहले बात बता रहा हूँ 12th के लिए, फिर आपके ऊपर आता हूँ। तो 40 मार्क्स का पेपर आपका टर्म वन में होगा, 40 मार्क्स का टर्म टू में होगा। तो ये इन्होंने प्रपोज इसलिए किया था कि एटलीस्ट अगर पहला पेपर टर्म वन में भी हो जाए और टर्म टू में नहीं भी हो पाए, अगर उस समय लेट से सिचुएशन खराब हो जाए और नहीं पेपर ले पाए, तो एटलीस्ट कुछ तो पेपर लिया होगा इन्होंने। ठीक है, टर्म वन में कुछ तो लिया बच्चों का पेपर, तो उसके बेसिस पे ये अपना रिजल्ट बना सके। अभी इस साल तो क्या हुआ, इस साल तो पेपर ही नहीं हुए कोई भी बोर्ड के। सब इंटरनल इवेल्युएशन और पुराने सालों के जो आपने बोर्ड के पेपर या पुराने सालों के जो भी आपके पेपर हुए थे उनके बेसिस पे ही इन्होंने एक रिजल्ट निकाल के अनाउंस करना है। ठीक है, तो सीबीएसई इस बार वो सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। अब इन्होंने हालांकि बोला तो ये था कि ये चीज़ जो है 10th और 12th के लिए ही एप्लीकेबल होगी, लेकिन जब अभी इन्होंने टर्म वन टर्म टू का सिलेबस निकाला, तो इन्होंने 11th का भी टर्म वन टर्म टू करके निकाला हुआ है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें 11th का टर्म वन टर्म टू करके दे रखा है कि टर्म वन में क्या आएगा और टर्म टू में क्या आएगा। यानी कि एक तरह से इन्होंने बोला हुआ है स्कूल वालों को कि आप भी सेम पैटर्न लेके चलो। जो आपने इंटरनल एग्जाम लेने होते हैं वो पुराने पैटर्न पे ना जा करके इस तरीके से चलो कि आप पहले टर्म वन एक कर लो बीच में नवंबर दिसंबर में। ठीक है, और उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स होंगे वो उन्होंने टर्म वन में लिख के बता रखे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको लेने चाहिए, कवर करने चाहिए। और इसी तरह से सेकेंड टर्म टू जैसे आपके नॉर्मली मार्च में पेपर होते थे वैसे ही ले लो। तो सेम पैटर्न पे रहेगा। 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता था बेटा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, मोस्टली सारे स्कूल्स में ऐसे ही होता है। तो जो भी आपका 80 मार्क्स का होता था वो एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आपके साल में दो पेपर होंगे, दो मेन पेपर होंगे, ये समझ लो। यूटी तो चल ही रहे हैं, यूटीज वगैरह के अलावा जो मेन पेपर होंगे वो दो होंगे, एक की जगह दो। ठीक है, अभी
क्या नाम है, इन्होंने जो सिलेबस निकाला हुआ है सीबीएसई ने, अब जैसे 11th के पेपर तो सारे के सारे हर स्कूल अपने अपने हिसाब से बनाता है ना। तो अभी इस चीज़ पे क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं है कि क्या सीबीएसई 11th का भी पेपर देने वाला है क्या। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है कि 11th का पेपर वो देंगे। जहाँ तक है 11th का पेपर जैसे स्कूल वाले बनाते आ रहे थे वैसे ही वही बनाएंगे, बस फ़र्क ये हो गया कि एक की जगह 2 टर्म। दूसरा फ़र्क क्या हुआ, क्योंकि अब ये टर्म 1 पहले ले रहे हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, तो टर्म 1 इन्होंने रख दिया एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में वही आपके जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस होते थे, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में, हाँ जैसे चूज करो ए बी सी डी में से कौन सा सही है ना। तो उसी तरह के क्वेश्चंस आपके मोस्टली आएंगे, मोस्टली का मतलब सारा पेपर उसी के पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड आएगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि वो पैटर्न भी करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट तो सीखना ज़रूरी है। तो ये मत सोचना कि अभी हम जो भी कर रहे हैं, जो जितना भी सीखा है ये सब वेस्ट है, नहीं वेस्ट बिल्कुल नहीं है भैया। इसी के बेसिस पे ही आप कर पाओगे वो, अगर ये सीखोगे नहीं, ये समझोगे नहीं तो वो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे, मैं आपको अलग से पूरा एक एमसीक्यू का बंच दूंगा, हर चैप्टर के एमसीक्यू होंगे उसके अंदर। आप पहले खुद प्रैक्टिस करके आओगे, फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज मोर और लेस अपडेट ऑन जो अभी जिस तरीके से सिलेबस जो सीबीएसई की तरफ से आया है। और किसी को, ईशा ने तो अपना बताया जो उसके स्कूल में बात हुई है, और किसी के स्कूल में कोई और इस चीज़ से रिलेटेड कुछ डिस्कशन हुआ हो तो प्लीज़ रेज योर हैंड। आई एम अ बिट सरप्राइज कि किसी के स्कूल में डिस्कशन नहीं हुआ इसको लेके। हाँ परीक्षा, सर मेरे स्कूल में भी कोई नहीं। अब तो अच्छा मना कर रही थी कि नहीं हुआ, मुझे लगा तू बता रही है कि मेरे स्कूल में कुछ डिस्कशन हुआ है। ये अच्छा ये ईशा बता रही थी, नहीं सॉरी नहीं। ये ईशा बोल रही है, तो ईशा की बात है। परीक्षा, हाँ तू क्या कह रही थी बेटा, अनम्यूट करो अपने आप अब को। मेरे स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क मिल गया है। प्रोजेक्ट वर्क मिल गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से करते हैं। तो अभी एक बार आप अपने स्कूल में भी चेक करना बेटा अपने, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे दिया है कि ये क्या अपडेट आया है। स्टिल चेक इन योर रिस्पेक्टिव स्कूल कि क्या इसी तरीके से वो लोग करने वाले हैं, क्योंकि स्कूल्स में ज़्यादा इंटरनल इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शन और कोई फर्दर सीबीएसई की तरफ से आ रहा है। बट एट प्रेजेंट दिस इज़ द अपडेट, मैंने कई बार आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, अगर हम बात करें वैसे टर्म 1 में जो कोर्स का उन्होंने लिखा हुआ है, तो कोर्स में थ्योरेटिकल चैप्टर्स तो अपने पहले 2 चैप्टर्स थे वो तो कवर हो ही गए हैं। उसके अलावा था रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि हम कर ही रहे हैं, अपना हमने कर लिया है, जर्नल कर लिया है, साथ में लेजर भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। 2-3 चैप्टर रह जाएंगे हमारे, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन रिजर्व्स, ये भी कवर हो जाएंगे। तो अगर इस तरीके से भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नवंबर दिसंबर तक तो हमारा वैसे ही ऑलमोस्ट सारा काफ़ी हद तक कोर्स खत्म हो चुका होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे क्लोज हो जाएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए हो जाता है खासकर कि आपको पता रहेगा कि हाँ भाई आपका पेपर मेन नवंबर दिसंबर में है या नहीं, एक तो इसलिए, और दूसरा अगर होगा तो वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो फिर अपने को उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो प्लीज़ एक बार चेक कर लो अपने इंटरनली अपने टीचर्स से, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे मिलेंगे तो आई होप आप लोग प्लीज़ चेक करके आना एक बार कि वो उनका क्या व्यू है जो ये सर्कुलर आया हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, क्लियर गाइस सबको। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा, जो हम लोगों ने लास्ट होमवर्क मैंने आपको दिया था वहाँ से डिस्कशन शुरू करते हैं। भव्या बेटा आपका मैंने होमवर्क लिया हुआ है, ठीक है, तो आप अनम्यूट कर लो अपने आप को और यस सर। हैंड रेज कर लो बेटा, ठीक है, ताकि मैं आपके साथ आज डिस्कस कर सकूं। और मैं ये चाहूँगा कि सब लोग प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन रखो बेटा, काफ़ी सारे कैमराज ऑफ हो गए, सिर्फ कुछ ही कैमराज ऑन है, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मज़ा आएगा, थोड़ा सा कैमरा ऑन रहता है तो मेरे को इंटरेक्शन करने में अच्छा लगता है। तो परीक्षा, परिका, निशाद, निशाद आजकल क्या हो गया तेरा कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है, तेरा तो कैमरा ऑन रहता था। और बाकी अरहम वगैरह बेटा अपना प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर लोगे, इजी रहेगा मेरे लिए, थोड़ा अच्छा रहेगा बेटा। हाँ जी, चलो तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। निशाद कहाँ चली गई तू आज, कैमरा ऑफ क्यों है तेरा? यस निशाद सर अभी तक है, तू है, अच्छा मुझे लगा तो चली गई, कैमरा ऑफ करके गायब हो गई है। हाँ हाँ जी, चलो तो मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें होमवर्क में दी थी लेजर से रिलेटेड, एक तो दिया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में से, तो जरा वो खोल लेते हैं, कौन सा चैप्टर था, 6 था, कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे बेटा? यस सर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड सर क्रेडिट आपने पेज, तो क्वेश्चन नंबर हाँ बेटा पेज नंबर 6.18 पे था, 6.18, और शुरू के 6 क्वेश्चन हो गए थे आई गेस, है ना, 7th क्वेश्चन
सेवेंथ भी, क्वेश्चन 1 एट्थ to से क्वेश्चन दिया था। 7 हाँ 1 to 7 पहले हो Yes, चुके sir. थे जर्नल के टाइम का, हमने जब ये शुरू में किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पहले। क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कस करना था, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं चेक करता रहूँगा एंड प्लीज़ अब अपनी अपनी कॉपी में चेक करेंगे कि आपने ठीक किया है या नहीं, ठीक है। और अब मैं भव्या के साथ डिस्कस करता रहूँगा, और अगर आपका कोई डाउट होगा तो हैंड रेस कर लेना बेटा, ठीक है। जो मैं इसमें गलतियाँ बता रहा हूँ अपनी अपनी कॉपी में नोट करना, और अगर कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर लेना, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। कह रहे ओपन अ टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी, यानी मशीनरी अकाउंट बनाना है, सिंपल सी बात, ठीक है। मशीनरी अकाउंट बनाना, और जो भी एंट्रीज हैं वो सारी मशीन अकाउंट में पोस्ट करनी है, कि एज इफ ये जो ट्रांजैक्शन है ये मशीन अकाउंट में पोस्ट करनी होती तो क्या होता, एंड पुट दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर साइड। तो पहले तो आपने फॉर्मेट वही बना लिया जैसे फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, डेट पर्टिकुलर, तो बीच का एक वो खा गया, वैसे एक कॉलम और आता है, कौन सा कॉलम आता है भव्या? डेट पर्टिकुलर JF जेएफ, लेजर में जेएफ, JF जर्नल में एलएफ, ठीक है। जर्नल में एलएफ आता है, लेजर में जेएफ आता है। इसका यूज समझ में आया आपको? मैंने शुरू में बताया था, पता है भव्या क्या यूज होता है जेएफ और एलएफ का? वो सर नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता जेएफ, ठीक है, तो जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, ठीक है, और एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, ठीक है। तो बेटा जेएफ में क्या आता है यहाँ पे, जिस जर्नल में जहाँ पे आपने जिस जर्नल के जिस पेज पे ये एंट्री करी होती है ना, जिसको आप यहाँ पोस्ट कर रहे हो, उस पेज नंबर को यहाँ लिखते हैं। फिर से बता रहा हूँ, आपने 2 रजिस्टर मेंटेन कर रखे हैं ना, एक का नाम हमने जर्नल दिया और दूसरा लेजर। आपने जर्नल में जहाँ जिस पेज नंबर पे ये एंट्री करी होती है ना इसकी मशीनरी परचेज की, ठीक है, वो पेज नंबर हम यहाँ मेंशन करते हैं। एंड सिमिलरली उस क्या नाम है एंट्री के सामने हम लेजर का ये वाला पेज नंबर मेंशन करते हैं जहाँ पे हम ये मशीनरी अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों जगह रिस्पेक्टिव एक दूसरे का पेज नंबर आ जाता है, ताकि आप जर्नल से लेजर में जाना चाहो तो सीधा वो वाला पेज नंबर खोलो, उस लेजर में पहुंच जाओगे, और अगर लेजर से जर्नल पे आना चाहो कि ये वाली एंट्री आई कहाँ से है, तो जर्नल का पेज नंबर खोलो, वहां पहुंच जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो प्रैक्टिकली इस Yes, तरीके से sir. होता है अगर हम Yes, sir. फिजिकली अकाउंट्स बनाते हैं बेटा। क्लियर हो क्या? Yes, sir. ओके, अब जरा देखते हैं टी शेप अकाउंट कैसे बनता है, कैसा सा दिखता है। हाँ, अब पहला ट्रांजैक्शन था मशीनरी परचेज। अब आपने यहाँ पे टू बाय करके या वैसे करके नहीं लिखा है एंट्री की तरह, है ना। अब आपने क्या क्या कर दिया, कैश मशीनरी परचेज, मैंने तो ऐसे नहीं सिखाया था, वैसे बाय द वे मैंने तो कैसे सिखाया था, नॉर्मली एंट्री करो और एंट्री को पोस्ट करो, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से भी समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जब आप ये शुरू में जब ये चैप्टर कराया जाता है ना रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, मैंने तो कराया नहीं, मैं तो सीधा लेजर सिखा दिया आपको कैसे बनाते हैं, अदरवाइज नहीं तो यहाँ कैसे सिखाते हैं, यहाँ आपको बताया जाता है कि मशीनरी एक एसेट है, एसेट अगर बढ़ता है तो आपकी डेबिट साइड में एंट्री आ रही होगी, और कम होता है तो क्रेडिट साइड में एंट्री आ रही होगी। जैसे जर्नल का रूल था ना, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। सेम इसी तरीके से लेजर में बच्चों को सिखाने के लिए, याद कराने के लिए इस तरीके से बता देते हैं कि अगर बढ़ रहा है तो डेबिट साइड पे आएगी, कम हो रहा है तो क्रेडिट पे। ये किसके लिए बोला मैंने? एसेट के लिए। वही सेम जैसे ये था, देखो AELIC, ठीक है, तो अगर बढ़ता है तो डेबिट पे आएगा, एसेट और एक्सपेंस के लिए यही रूल आएगा, और कम होता है तो क्रेडिट पे आएगा। समझ में आ रहा है? लायबिलिटी इनकम या लायबिलिटी रेवेन्यू और sir. कैपिटल के लिए बढ़ता है तो क्रेडिट पे, कम होता है तो डेबिट पे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, तो sir. सेम इसी तरीके से अभी जब शुरुआत में सिखाते हैं ना, तो शुरुआत में ये वाले चैप्टर में इसीलिए यहाँ पे टू बाय ये सब चीज़ नहीं सिखा रहे होते, सिंपल आपको इसी तरह सिखा देते हैं कि जो आइटम है वो आनी किस साइड में है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली जब हम करते हैं हम ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं, हम तो टू और बाय की फॉर्म में करके लिखते हैं। अगर आपने वैसे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने यहाँ पे टू करके लिखा होगा और यहाँ पे आपने बाय करके लिखा होगा, और टू और बाय में क्या क्या लिखा होगा मैं साथ साथ पढ़ता रहूंगा। पहले मैं एक बार ऐसे चेक कर लेता हूँ इसने करा सही है या नहीं करा है, और फिर मैं अगर आपने वैसे लिखा होगा तो मैं वैसे भी बता देता हूँ। देखो क्या है, मशीनरी परचेज 40,000, मशीनरी बढ़ रही है, अगर पहले जैसे भव्या ने किया उसके हिसाब से करते हैं, तो ऐसे उसके हिसाब से क्या आएगा बेटा, मशीनरी बढ़ रही है तो ये हमारे डेबिट साइड पे आ जाएगी। मैंने अभी यहाँ पे बनाया ना, अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे, और अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ये एसेट का अकाउंट है, मशीनरी क्या एसेट। अगर ये लाइबिलिटी का अकाउंट होता तो उल्टा होता, तो बढ़ रही होती तो क्रेडिट पे, और लाइबिलिटी कम हो रही होती तो डेबिट पे, तो उल्टा हो जाता, ठीक है। हाँ जी, तो मशीनरी बढ़ रही है, हमने यहाँ डेबिट साइड पे लिख दिया, आपने यहाँ पे कैश पे लिख दिया साथ में टू एक्सप्लेन कि भाई ये कैश में खरीदी, अदरवाइज सिंपल लिख सकते थे परचेज्ड, ठीक है। इसके अलावा ठीक है और क्या है, मशीनरी सोल्ड, तो सेल करिए तो कम हो रही है तो अपोजिट साइड में आ गया।
फिर से मशीन खरीदी है, फिर इधर आ गया, फिर मशीन डिस्कार्ड कर दी यानी खराब हो गई, तो खराब हो रही है तो कम हो रही है ना बेटा, हटा रहे हैं अपने यहाँ से, तो यहाँ क्या डेप्रिसिएशन, फिर से यहाँ आ गया। समझ में आया मेरी बात? फिर उसके बाद हमने चेक किया कौन सी साइड Yes, ज़्यादा sir. है, तो नॉर्मली आप देखो कि एसेट के अंदर आपकी डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगी, तो आपने टोटल चेक किया तो डेबिट साइड ज़्यादा थी, ये डेबिट साइड ज़्यादा थी, ये डेबिट साइड आपने बेटा गड़बड़ कर दी, जो साइड ज़्यादा होती है दोनों साइड में वही लिखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 48,000। ठीक है, आप पहले चेक करते हो कौन सी साइड ज़्यादा है, फिर दोनों साइडों में वही लिखते हो। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आ रहा है? ठीक है। Yes, sir. और नॉर्मली क्या करते हैं हम, डबल लाइन डालते हैं नीचे, ठीक है, डबल लाइन, जहाँ भी टोटल करते हैं एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, ताकि पता चले ये टोटल है। हाँ, फिर उसके बाद आपने बैलेंस निकाला, तो ये आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली, इसको बैलेंस CD लिख देते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आएगा ये सबको? Yes, sir. चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इस वाले चैप्टर में इसी तरीके से हम देख रहे हैं, जब हम आगे लेजर वाले चैप्टर में जाएंगे तो यहीं पे टू और बाय करके प्रॉपर तरीके से एंट्रीज हो रही होगी, तो वो वाला भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अगला क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मोहन स्टार्ट, किसका बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, तो भाई हेडिंग कौन लिखेगा? तो सपना थोड़ी ना आ रहा है मुझे कि कौन सा अकाउंट है, हाँ, या बूझो तो जाने, अपने आप बताओ है कौन सा अकाउंट है। तो भाई अकाउंट नंबर, अकाउंट का नाम जरूर लिखा करो, अकाउंट का नाम, डेबिट क्रेडिट ये सब लिखा होना चाहिए। ठीक है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अगेन कैश अकाउंट क्या एसेट है, तो बढ़ेगा तो इधर और कम होगा तो इधर। ठीक है, ए और एसेट और एक्सपेंस में अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, कम होगा तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल में उल्टा, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, कम होगा तो डेबिट साइड में। ये चीज़ आपको मैंने पहले नहीं बताई थी फ्रॉम अ लेजर पर्सपेक्टिव, जर्नल में जरूर सीखा था हमने एंट्री कैसे बनाते हैं, बट यहाँ से भी आप इस तरीके से समझ सकते हो। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पैसा आ रहा है तो किधर आएगा, डेबिट साइड पे। ठीक है, फिर उसके बाद परचेज्ड गुड्स किधर आएगा, गुड्स खरीदे तो पैसे जा रहे हैं यानी क्रेडिट साइड पे। गुड्स सोल्ड, गुड्स बेचे तो पैसे आएंगे तो किधर आएगा, डेबिट साइड पे। पेड रेंट, रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, किधर जाएगा, पैसे जा रहे हैं तो किधर, क्रेडिट साइड पे। सैलरी पे कर रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं तो किधर, क्रेडिट साइड पे। ड्रू फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालें, फर्म के पास से तो पैसे कम हो रहे हैं तो यानी किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे। मैं इस नरेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तो आगे जाकर के ये सब इस तरीके से लिखना ही नहीं है, हमें तो अलग तरीके से लिखना है। ठीक है, तो अगर आपने फिलहाल यहाँ पे, अगर मैंने इसकी बात करूँ कि किस तरीके से लिख रहे हैं, तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे, कैपिटल क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस्ड, पहले वाले में कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसके अगले वाले में सोल्ड गुड्स, फिर परचेज्ड गुड्स, पेड रेंट, पेड सैलरी और विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्लियर? तो यहाँ अभी हम इतना इस वाले चैप्टर में इतना फोकस नहीं कर रहे इस चीज़ के ऊपर कि टू और बाय में एग्जैक्टली अकाउंट का नाम लिख रहे हो। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप ये शुरू का चैप्टर करते हो तो शुरू में सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होता है कि जर्नल क्या है, मतलब रूल्स ऑफ डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, और ये जो अकाउंट्स होते हैं, टी शेप अकाउंट, ये दिखते कैसे प्रॉपर तरीके से, तो जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही बनेंगे। हाँ निशांत बताओ बेटा क्या डाउट है? सर ये जो मतलब मशीनरी डिस्कार्डेड है, तो मैंने जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है वैसे किया है, तो मशीनरी डिस्कार्डेड है तो उसका अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो फिर वो क्या होगा? आपने क्या बनाई है आप बताओ? सर मैंने मशीनरी डिस्कार्डेड नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मशीनरी डिस्कार्डेड। नहीं बेटा, वो तो सेकेंड एंट्री होगी ना। पहली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस में तो बाद में लास्ट में साल के एंड में ट्रांसफर होगा। पहली एंट्री होगी मशीनरी डिस्कार्डेड अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में से आप कम करके कहाँ ले जाओगे, एक सेपरेट अकाउंट में, कि हमने इतने की मशीन डिस्कार्ड कर दी, उसको मशीनरी डिस्कार्डेड अकाउंट में ले जाओगे। लिख के देखो जरा अपने पास, मशीनरी डिस्कार्डेड टू मशीनरी, तो आप मशीनरी अकाउंट में क्या पोस्ट करोगे, बाय मशीनरी डिस्कार्डेड। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपने एंट्री बोली वो तो साल के एंड में होगी, कि जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, एक्सपेंसेस रेवेन्यू वगैरह आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बोलना चाहिए, ट्रेडिंग में भी जाते हैं कुछ एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो बाद में सीखेंगे। हाँ जी, चलें आगे। यहाँ पे सेम गलती है बेटा, देख सब जगह सेम गलती हो रही है, ध्यान रखना कृपया, टोटल दोनों जगह सेम लिखा होता है,
जिस साइड का टोटल ज्यादा है पहले उस साइड में लिखो, फिर दूसरी साइड में वही टोटल लिखो, फिर बैलेंस निकालो। हाँ जी बेटा बताओ परीक्षा, क्या डाउट है? सर डेबिट साइड में नहीं इसमें आएगा टू बैलेंस बीडी? क्रेडिट में ही आएगा बेटा, डेबिट में क्यों आएगा? बैलेंस बीडी दिया कहाँ है? बैलेंस सीडी निकल रहा है ना यहाँ तो। अच्छा तो कह रही क्रॉस करके ये ऐसे? सर वो क्रॉस करके नहीं लिखा। नहीं क्रॉस करके पूछ रही है ना तू कि बैलेंस बीडी हमें लिखना है या नहीं लिखना है? हाँ हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है भाई, ऊपर वाले में भी आना चाहिए था। ये क्रॉस करके यहाँ पे आएगा बैलेंस बीडी। सर कितना? आप नॉर्मल तरीके से बताओ कि कैसे करना है या फिर ये? मैं नॉर्मल तरीके से भी करवा देता हूँ, नॉर्मल मतलब जो मैंने तरीका सिखाया है उससे हाँ, भी हाँ, करा वही देता वाला। हूँ। हाँ ठीक है, मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ। लो भाई पहले वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लो मैं यहाँ दोबारा से अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ और बाकी सब में आप देखो फिगर्स तो वही आएंगी, बस नाम चेंज हो जाएगा। तो मेरे से नाम डिस्कस कर लेना कि नाम क्या आएगा, ठीक है, कि टू और बाय में क्या लिखते हैं ना, बाकी फिगर्स तो सेम रहने वाली है। पहला क्वेश्चन दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरीके से मैंने किया था। देखो मशीनरी अकाउंट अगर हम बना रहे होते हैं, पहली ट्रांजेक्शन थी मशीनरी परचेज। कौन पूछ रहा था मेरे से अभी? मैं चाहूंगा बेटा मेरे साथ डिस्कशन में रहो। किसने क्वेश्चन पूछा था ये? हाँ परीक्षा। बेटा आप अनम्यूट करो अपने आप को। बताओ भाई मशीनरी परचेज की एंट्री माइंड में सोचो क्या होगी? मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी में क्या आएगा? टू कैश। एक एक लेवल अब ऊपर अपने आप को अप करना शुरू करो। जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है अपने को पोस्टिंग करने के लिए, दिमाग में भी तो सोच सकते हो। मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी में क्या आएगा? टू कैश। टू किधर आता है? डेबिट साइड में, ठीक है। तो टू कैश आ गया 40,000। अगला वाला सोचो मशीनरी सोल्ड, क्या एंट्री होती? कैश टू मशीनरी। कैश टू मशीनरी अकाउंट। भैया कैश टू सेल्स मत कर देना, सेल्स सिर्फ कहाँ यूज होता है? परचेज और सेल गुड्स के लिए। अभी भी बच्चे गड़बड़ करते हैं ऐसे। हाँ जी, तो क्या होगा? कैश टू मशीनरी, तो मशीनरी में क्या आएगा? बाय कैश, ठीक है। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से अगला मशीनरी परचेज, फिर से टू कैश आ जाता 8,000। मशीनरी डिस्कार्डेड, तो मैंने अभी भी सिखाया बाय मशीनरी डिस्कार्डेड, कितना? 14,000, ठीक है। और डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन 1000। समझ में आया परीक्षा? क्लियर हो गया? आज इसको अब जो अभी जो मैंने शॉर्टकट सिखाया उससे भी करते हैं एक बार। चलो सेम चीज को दोबारा से शॉर्टकट से करते हैं और फिर समझते हैं कि हम बिना जर्नल एंट्री सोचे कैसे कर सकते थे। अभी जर्नल एंट्री नहीं सोचेंगे, ठीक है। जैसे शॉर्टकट सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करना। बढ़ रहा है तो इधर, कम हो रहा है तो इधर, इस पर फोकस करते हैं। चलो भाई नया तरीका सीखते हैं। अब मशीनरी बढ़ रही है या कम हो रही है, इस पे फोकस करेंगे। पहला क्या है? मशीनरी परचेज। तो बताओ भाई बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। और मशीनरी खरीदी है तो दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, बस इतना सोचो। मशीनरी खरीदी है तो पैसे जा रहे हैं, तो यानी यहाँ क्या आएगा? टू कैश। ये समझ आया कैसे? क्या मशीनरी बढ़ रही है तो डेबिट साइड पे आया, और आएगा क्या उसके लिए बस दूसरा अकाउंट सोच लिया कौन सा है। तो आपने पूरी एंट्री सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या डेबिट सोचा, क्या डेबिट, क्या ऐसे नहीं सोचा, ठीक है। तो अगर मशीनरी बढ़ रही है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड पे आ रहा होगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा। हाँ जी, कितने से? 40,000। अगला वाला सोचो मशीनरी सोल्ड, यानी क्रेडिट साइड पे आएगा, ये तो पता चल गया। अब मशीनरी बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो बाय। आई बात समझ में? ठीक है। तो आप बिना जर्नल एंट्री की तरह सोचे भी लेजर डायरेक्टली बना सकते हो इस तरीके से। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। अब मैं आगे चल सकता हूँ। ये वाला तो आप समझ में आ गया, एंट्री तो सारी ये वाली हो गई क्लियर। चलो अब इस पे आ जाते हैं वापस से, 9th पे आ जाते हैं। 9th वाले में क्या क्या आएगा बेटा? यहाँ पे आता, मैं साथ साथ बताता हूँ। पहले वाले में आता बेटा यहाँ टू कैपिटल, चेक कर लो अपने जिसने इस तरीके से करा है। यहाँ आ जाता सेकेंड वाले में क्या करा है हमने, यहाँ पे गुड्स बेचे हैं तो टू सेल्स आ जाता बेटा। और इधर आ जाता बाय परचेजेस, बाय रेंट, बाय सैलरी एंड बाय ड्राइंग्स। यहाँ आ जाता बाय ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर जिसने ऐसे किया है तो प्लीज टैली कर लो अपने में, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला आ गया 10th राकेश। देखिए क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश। अब राकेश है कौन पहले तो ये समझो, उसी हिसाब से रूल बनेगा। राकेश कौन है भैया? लिखा है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का क्या रूल होगा बेटा भव्या? किधर बढ़ेगा और किधर कम होगा? क्रेडिट सर वो डेबिट में पड़ेगा एंड द क्रेडिट नहीं सर वो सॉरी क्रेडिट सर वो क्रेडिट में पड़ेगा एंड द डेबिट में मतलब वो
क्रेडिट साइड पे बढ़ेगा और डेबिट साइड पे कम होगा। डेबिट और कम क्रेडिट होगा। लिखा कर भाई, डेबिट क्रेडिट लिखेगा नहीं तो हमें थोड़ी ना पता चलेगा कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट लिखा करो बेटा साथ में। क्लियर, इसको हाईलाइट कर देते हैं दोबारा से और देखते हैं वैसे ही जैसे रूल अभी बताया वैसे ही सीखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। तो अब राकेश के अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि राकेश का अकाउंट हमारी बुक्स में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यानी क्या सोचना है कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें क्या सोचना है कि क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। नया तरीका सिखा रहा हूँ तो पहली बार शुरू में अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, चलेगा, कोई बात नहीं, नई चीज सीख रहे हैं भाई, डायरेक्टली बनाना कैसे बनता है। तो क्रेडिटर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार पे खरीदे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कि नहीं, तो बढ़ेंगे तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे। यस ठीक है, समझ आ रहा है अब कैसे कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आ गया क्रेडिट साइड पे बेटा। अगला क्या है, गुड्स रिटर्न टू राकेश, राकेश को वापस कर दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो यानी किधर आ जाएगा, डेबिट साइड पे। पहले आप अमाउंट चेक कर लो डेबिट क्रेडिट में सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर हम नाम भी बात कर लेंगे क्या आएगा। पेड टू राकेश, राकेश को पे कर दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, तो यानी फिर से कहाँ आ गया, डेबिट साइड पे। परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश, फिर से खरीदा तो ये किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। जब बढ़ रहा है तो क्रेडिट पे आ गया, जब कम हो रहा है तो डेबिट पे आ गया। क्लियर, अब जरा वो भी चेक कर लेते हैं यहाँ नाम क्या क्या आता। पहला है गुड्स परचेज, तो यहाँ पे आ जाता बेटा परचेजेस। ठीक है, बाय परचेजेस के नाम से आता। फिर जब गुड्स वापस कर रहे थे तो यहाँ परचेज रिटर्न आता, टू परचेज रिटर्न। पेड टू राकेश में यहाँ टू कैश आता बेटा, और इधर वापस से यहाँ बाय परचेजेस आता। ठीक है, क्लियर। उसके बाद बेटा वही बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, तो थोड़ा थोड़ा सही कर रहा है, थोड़ा थोड़ा गलत कर रहा है। बैलेंस सीडी लिखो और यहाँ बैलेंस बीडी लिखो। यहाँ तो तूने टोटल ठीक किया भाई, तो वहां पे क्यों गड़बड़ करी थी, यहाँ तो टोटल दोनों जगह सेम लिखा है। क्लियर है, समझ आ गया। चलो भाई अगले पे चलते हैं, 11वें पे चलते हैं। देखिए यस जरा सर। 11th में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। बनाना क्या है, डेटर ब्रिज, साथ में लिख लिया कर बेटा, डेटर है कि क्रेडिटर है, ताकि समझ में आ जाए। ठीक और है यहाँ सर। डेबिट और क्रेडिट। अगेन फिर से रूल, अब किसी और से पूछते हैं। शगुन बेटा क्या रूल लगेगा इस पे, अगर बढ़ रहा है तो किधर और कम हो रहा है तो किधर। तू क्या बोल रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पानी डेबिट करेंगे और क्रेडिट। मैं समझ गया, लेकिन और कोई नहीं समझा तो किसी और से पूछते हैं। हाँ परीक्षा क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। सर बढ़ेगा तो डेबिट साइड, कम होगा तो क्रेडिट साइड। हाँ तेरा ना थोड़ा सा शकुन ये ठीक नहीं चल रहा माइक, या तो माइक ठीक नहीं है या कनेक्शन ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से आवाज़ साफ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, ठीक है। सर बारिश हो रही है। अरे बारिश हो रही है, पकोड़े खा रही हूँ मैं। तेरे यहाँ भी बारिश हो रही है यार, मेरे यहाँ नहीं हो रही बस। वो तो पूरा साफ मौसम पड़ा हुआ पूरा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया तेरा बारिश की वजह से। अकाउंट हाँ बेटा, हेडिंग इट्स अकाउंट होगा या ब्रिज होगा। इतना फर्क नहीं पड़ता टेक्निकली कि हम यहाँ ब्रिज लिखें या A/C लिखें। आप वैसे तो ये अकाउंट है, आप ब्रिज लिखो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम A/C इसके साथ लगाते नहीं है, यानी अकाउंट वर्ड लिखते नहीं है इसके साथ में, बट बुलाएंगे तो इसको अकाउंट ही है, तो अकाउंट ही उसका अगर हम बना रहे हैं। ठीक है, हाँ जी चलें आगे। तो पहला क्या है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट, ब्रिज को उधार पे माल बेचा। फिर अगेन वही सेम चीज से सोचो, क्या डेटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हमने उधार पे माल बेचा तो डेटर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो किधर आएगा, यहाँ आ गया भैया देखो डेबिट साइड पे। ठीक है, मैं इसको टिक करता जाता हूँ। फिर कैश रिसीव, पैसे मिल गए उससे, तो ऐसे केस में डेटर कम हो जाएगा, और डिस्काउंट भी अलाउ किया तो दोनों केसेस में डेटर कम होगा, दोनों चीजें कहाँ आएंगी, क्रेडिट साइड पे। तो ये जो पैसे मिले कहाँ गया भाई, पैसे तो 10,000 मिल रहे हैं, तो तेरा ये 5,000 कहाँ से आ गया, ये तेरी एंट्री पहले कैसे आ गई भाई, ये क्या करे तूने, ये सेकेंड एंट्री बाद में और थर्ड सर एंट्री वो पहले सर कैसे आ पहले गई। सर मैंने वो किया, थर्ड किया है सर। हाँ पहले तो सर मैंने वो किया, थर्ड। तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं किया कर, ऑर्डर में करना होता है बेटा। डेली की जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी होती है वो तो आप ऑर्डर में करोगे ना, ये तो नहीं ना कि 1 तारीख के बाद पहले 3 तारीख की कर लेते हैं फिर 2 की कर लेंगे, नहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, तो सेम ऑर्डर में करना चाहिए। कोई बात नहीं, तो ये 10,000 का पहले ये आ गया, और दो आपने 500 रुपये का डिस्काउंट भी अलाउ किया, वो भी इधर आ गया। अच्छा गुड्स रिटर्न किए वो भी इधर आ जाएंगे, क्योंकि आपके उतने से डेटर कम हो जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं, अगेन ये CD और यहाँ क्रॉस करके BD आ जाएगा।
ठीक है, ये सब कॉमन है, सब कॉमन गलतियां हैं बेटा जो हर क्वेश्चन में हो रही हैं। हाँ जी, अब अगर हम बात करें जिन लोगों ने मेरे तरीके से किया था, तो यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहले गुड्स बेचे तो टू सेल्स, यहाँ टू सेल्स आ जाएगा। देन कैश रिसीव हो रहा है तो यहाँ बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। और गुड्स रिटर्न हुए तो बाय सेल रिटर्न, यहाँ बाय सेल रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, चले भाई आगे। ओके, 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अगला क्या है, कैश अकाउंट बनाना है। अरे बाप रे, 3 अकाउंट है इसमें, तो कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्या नाम है डेटर का, संजय, और क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर कौन है भाई, राम है। ओके, अभी तो मेरे को पता नहीं, चलो आगे जाके पता चल जाएगा, वैसे लिखा नहीं है क्वेश्चन में, पर आगे चेक कर लेंगे। और तो नहीं है कोई, कुछ इतना ही है। तो यानी इसमें एक की जगह 3 अकाउंट्स आ गए। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है 3 अकाउंट्स आ गए भाई, बनाना तो वैसे ही है। देखें जरा, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। अब बस ये ध्यान रखना कि अगर अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही अकाउंट बोला था तो हम एक ही इफेक्ट ले रहे थे उस ट्रांजैक्शन का, दूसरा अकाउंट में इफेक्ट लेके नहीं जा रहे थे। जनरल एंट्री का इफेक्ट तो 2 जगह जाता है ना। तो अब देख लेना कि अगर वो दोनों अकाउंट्स हम बना रहे हैं तो फिर दूसरे अकाउंट में भी हमें उसका इफेक्ट लेके जाना पड़ेगा। तो देखें जरा, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, तो यानी कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो संजय का और एक सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन ने हमें सेल्स अकाउंट बनाने को बोला है, नहीं बोला है, संजय का अकाउंट बनाने को बोला है, तो सिर्फ संजय के अकाउंट में अफेक्ट जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो संजय का अकाउंट देखते हैं। संजय के अकाउंट में अगेन पहले मैं रूल लगा लूं, बढ़ेगा तो इधर, कम होगा तो इधर, क्योंकि ये एसेट है, एसेट के लिए रूल होता है डेबिट साइड में बढ़ता है, क्रेडिट में कम होता है। इसमें भी सेम आएगा, बढ़ेगा तो इधर, कम होगा तो इधर। क्लियर है बेटा। एंड क्रेडिटर के लिए उल्टा हो जाएगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पे, घटेगा तो डेबिट साइड पे। तो डेबिट क्रेडिट लिखते लिखते गायब कहाँ हो जाता है। हाँ जी, चलो भाई, तो अब जरा देखें, पहली एंट्री थी गुड्स, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। तो संजय के अकाउंट में यानी डेटर के अकाउंट में क्या होगा, डेटर बढ़ रहे हैं, उधार पे बेचोगे तो डेटर बढ़ेंगे, यानी किधर आएगा, डेबिट साइड पे। क्लियर। और जो लोग मेरे तरीके से कर रहे हैं वो क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे, टू सेल्स। ठीक है, उन्होंने यहाँ टू सेल्स लिखा होगा। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। अब ध्यान से सोचो, यहाँ कैश आ गया तो 2 अकाउंट कौन से अफेक्ट हुए, एक तो सेल्स और एक कैश, और दोनों ही अकाउंट आप बना रहे हो, नहीं सॉरी सेल्स तो नहीं बना रहे, कैश बना रहे, कैश वाले में जाएंगे, सेल्स नहीं बना रहे, अगर बना रहे होते तो वो भी लेते हैं। कैश अकाउंट बना रहे तो कैश में आएगा, कैश बढ़ रहा है हमारे पास तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, किस नाम से आएगी यहाँ पे एंट्री, बाय सॉरी टू, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, रुको, हाँ टू सेल्स, तो यहाँ किस नाम से आएगी, टू सेल्स। क्लियर है, कैश अकाउंट में आएगा टू सेल्स। आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो इसमें कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, परचेज और राम। परचेज अकाउंट हमसे क्वेश्चन ने नहीं मांगा है तो हम सिर्फ राम के अकाउंट में इफेक्ट देंगे, राम बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो इसकी एंट्री किधर आ जाएगी, यहाँ आएगी बाय परचेज के नाम से क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अगला क्या, कैश रिसीव फ्रॉम संजय। अब कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, दोनों, कैश और संजय, और दोनों अकाउंट हम बना रहे हैं, तो इस एंट्री के दोनों इफेक्ट हम अपने अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है, कैश क्या रहा है, कैश रिसीव, तो कैश रिसीव हो रहा है तो यानी रिसीव होता है तो किधर, डेबिट साइड पे, तो यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगा टू संजय, जिन लोग, ठीक है, और संजय के अकाउंट में क्या आएगा, बाय कैश। संजय का अकाउंट कम हो रहा है तो वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, चेक करते जाओ बेटा। पेड रेंट, रेंट पे किया तो 2 अकाउंट कौन से होते हैं, रेंट और कैश। रेंट तो बना नहीं रहे हैं तो कैश अकाउंट में आएगा सिर्फ बाय रेंट, रेंट कम हो रहा है तो सॉरी कैश कम हो रहा है तो कैश कम होगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय रेंट। अगला, कैश पेड टू राम, फिर से कैश कम हो रहा है और राम को पेमेंट हो रही है तो किधर आएगा, कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। और राम का अकाउंट बना रहे हैं क्या हम, हाँ जी बना रहे हैं, तो राम के अकाउंट में भी इफेक्ट आएगा, राम का अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी किधर आ जाएगा, डेबिट साइड पे। क्लियर हुआ गाइस, जहाँ तक किसी को डाउट, बाकी अकाउंट क्लोज वैसे ही कर देंगे, बैलेंस ईडी बैलेंस ईडी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जल्दी से, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ओनर का अकाउंट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाने की बात हो रही है। 1 अप्रैल को कह रहे हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो उसने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया। अगेन अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो यानी कि क्रेडिट साइड पे बढ़ेगी और डेबिट साइड पे कम होगी। ठीक है, जरा देखिए पहले वाला, कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे तरीके से करा है क्या लिखेंगे, बाय कैश। ठीक है, बाय कैश।
और अगला क्या है, प्रॉफिट या लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे उसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगा। भाई जो भी प्रॉफिट फर्म ने कमाया वो अल्टीमेटली देना पड़ेगा फर्म को फ्यूचर में ओनर को, ठीक है। तो फर्म की एक तरह से लायबिलिटी बढ़ गई टुवर्ड्स ओनर। तो फिर से बढ़ रहा है तो किधर आएगा, इसी साइड आएगा। तूने लिखा नहीं है ये वाला, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये हाँ, तो यहीं पे आएगा बेटा, प्रॉफिट या जो भी आपका प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर जो आपने कमाया उसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा बेटा। क्वेश्चन में लॉस है, ओहो लॉस है तो अपोजिट साइड पे आएगा। प्रॉफिट होता तो इधर आता, प्रॉफिट होता तो कैपिटल बढ़ जाता। क्वेश्चन में लॉस है तो लॉस इधर आएगा। लॉस एज पर P&L कितना है बेटा, 18,000। और जो लोग मेरी तरह से एंट्री करते हैं वो क्या लिखते, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस कहाँ से ट्रांसफर होके आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। फिर से ये बता रहा हूँ क्यों ये इस तरीके से हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो हम कैपिटल को बढ़ा देते, कैपिटल बढ़ जाता है। आपने करा तो है, अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो करते थे। अगर प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में प्लस नहीं करते थे, और कम होता था तो क्या करते थे, कैपिटल से माइनस। तो सेम चीज यहाँ पे होगी बेटा, ठीक है। चलो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्राइंग से क्या आपका कैपिटल कम हो रहा है बेटा। ये तूने इधर क्यों लिख दिया, ड्राइंग्स तो कैपिटल कम होगा बेटा, बढ़ेगा थोड़ी ना। अगर मैं ड्राइंग्स को कैपिटल के साथ एडजस्ट करूं कि जो पैसे ओनर ने निकाल लिए हैं, ठीक है, उसको नेट करूं कैपिटल के साथ, तो मेरी लायबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। सोचो मैं एग्जांपल देता हूं। ओनर ने बिजनेस में अभी कितने लगा रखे थे, 2 लाख रुपए। इसी में देखो क्वेश्चन में ओनर ने 2 लाख रुपए लगा रखे थे। अब वो विड्रॉ करके ले गया 15,000, और वो मेरे से नेट फिगर, मेरे से नेट पूछे कि भैया अब नेट कितने पेबल है किसकी तरफ से किसको। तो 2 लाख लगाए थे, 15 लेके चला गया, तो मैं क्या कहूंगा, 1,85,000 यानी 1,85,000 मेरी तरफ से पेबल है, यही बोलूंगा ना। अगर ओनर ने 2 लाख रुपए मेरे पास लगाए थे और 15,000 लेके चला गया, और मैं नेट करके बताना चाहूँ, अलग अलग नहीं इकट्ठा करके बताना चाहूँ, नेट करके, तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे अब ओनर को कितने देने हैं, 185। तो यानी मैंने ड्रॉइंग्स क्या करी, कैपिटल से माइनस ही तो करी। समझ आई मेरी बात। तो यानी कि कैपिटल उससे कम हो जाएगा, ड्राइंग से कम हो जाता है। तो ड्राइंग्स भी हमारी डेबिट साइड पे आएगी। कितना है, 15,000। समझ में आया। यही 3 ट्रांजैक्शंस थी। जरा चेक करो क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है। टोटल आ गया यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और कितना माइनस करके देखो कितना कितना आ रहा है, 8 और 5 13। अच्छा वैसे ये वाली कैलकुलेशन भी सिखाऊं आपको, चलो एक नई चीज सिखाता हूँ डेबिट मजेदार। साइड में हमारा अकाउंट कौन सा आएगा? डेबिट साइड में 2 चीजें आएंगी बेटा, लॉस और ड्राइंग्स। कहाँ से आवाज आई थी वैसे ये, बाय द वे पता नहीं चला मुझे, परीक्षा है। हाँ बेटा 2 चीजें आएंगी, लॉस और ड्राइंग्स, ठीक है। दोनों की वजह से कैपिटल कम हो रहा है। हाँ जी, तो इसको देखो, इसको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ यहीं पे आपको। अब अगर आपको ये बैलेंस निकालना हो, बैलेंस CD कैसे निकालते हैं, एक शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आदत डालनी पड़ेगी करने की। तो भैया ज़्यादा रिस्क मत लेना, सीख ज़रूर लो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो कैसे, अब मैं पहले, अब आप नॉर्मली इसको क्या करते, आप ये 2 फिगर्स को ऐड करते, पहले यही करते ना, जो फिगर्स यहाँ उनको ऐड करते और फिर 2 लाख में से उसको माइनस करते। मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ तो 0 0 0 है, तो ये तो एज इट इज आ गया 0 0 0। इसमें तो नीचे भी वही था सेम, तो कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ध्यान से देखना, 8 और 5 13, मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, 8 और 5 13। अब 13 में मैं क्या ऐड करूं कि नीचे 0 आ जाए, बताओ कौन बताएगा। 13 में मैं क्या ऐड करूं कि नीचे 0 आ जाए, 7। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 7, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो गया,